हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 का हमारा पर्यावरण। अध्याय 8 मानव पर्यावरण अनुक्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। रेणुका बहुत उत्साहित थी। ठीक है, रेणुका नाम की लड़की है, वो बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह एक वन्य जीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्य जीव एवं वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थल एवं वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थीं। तो रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती है। ठीक है, इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से हैं, कुछ गर्म नम वर्षा वनों से हैं। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे देखने में भले ही अलग हों, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही हैं। श्रीकांत चाचा ने कहा, उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं एवं घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री एकत्र करना सीख जाते हैं। अध्याय 8, 9 एवं 10 में आप विश्व के विभिन्न प्राकृतिक देशों के निवासियों के जीवन के बारे में सीखेंगे। अमेजन बेसिन में जीवन। अमेजन बेसिन में जीवन। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखें। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री से उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। एक बार हम लोग जरा देखें अमेजन नदी कहाँ से बहती है। ये देखिए, यहाँ पे अमेजन बेसिन। यहाँ पे दिया है ना 10 डिग्री। 10 डिग्री ये हमारी मकर रेखा है। ठीक है, ये हमारी 0 डिग्री। देखिए, इक्वाडोर। ठीक है ना। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है तो उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया
अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, कहाँ है बोलीविया देखते हैं, ये है बोलीविया, ठीक है, बोलीविया, इक्वाडोर, ये इक्वाडोर है, इक्वाडोर, कोलंबिया, यहाँ पे कोलंबिया, ये दिखाते हैं, ये कोलंबिया, वेनेजुएला, यहाँ पे वेनेजुएला है, के छोटे भाग से अपवाहित होती हैं। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है तुम्हारी? दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन जलवायु यहाँ पे देखते हैं। यह छोटी नदियाँ जो मुख्य नदी में मिलती हैं, मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती हैं वह उनका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, जो यह कहाँ है? अमेरिका में है। अमेरिका, यहाँ पे देखो अमेरिका, देखो अमेरिका, ये अमेरिका है, दिखाती हूँ, ये देख छोटा करके, ये देखो, ये देखो दक्षिणी अमेरिका है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, देख लिए। जैसा कि अब आप जानते हैं अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। जैसा कि अब आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। जैसा कि अब आप जानते हैं अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है और तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है और इस प्रदेश में लगभग दिन प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। वर्षा वन, इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं में छत सी बन जाती है जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलायड पैदा होते हैं। परजीवी पौधों में के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलायड पैदा होते हैं। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पछती वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले समान पक्षियों से भिन्न होते हैं। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ा चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले समान पक्षियों से भिन्न होते हैं यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, श्लाथ एवं चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, श्लाथ एवं चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं
सर्प की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती हैं। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। क्या आप जानते हैं ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है? क्या आप जानते हैं ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। कुछ टीवी चैनल विश्व के वन्य जीवों पर वृत्त चित्र प्रसारित करते हैं। इन्हें देखें एवं अपनी जानकारी अपने सहपाठियों को बताएं। वर्षा वन के निवासी। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टेपियोका, अनाज, शकरकंद उगाते हैं। महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टेपियोका, अनाज एवं शकरकंद उगाते हैं। क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन की कृषि पद्धति का प्रयोग करती हैं। इनका मुख्य आहार मेनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं। इनका मुख्य आहार मेनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। काफ़ी मक्का एवं कोको जैसी नगदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। काफ़ी मक्का एवं कोको जैसी नदी फसल उगाई जाती है। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं। मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रति वर्ष अमेजन बेसिन के वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षा वन के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाता है।
क्या आप जानते हैं कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं। कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उग जाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। अमेजन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें अपवाहित होती हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढें। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपात और सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस नदी के अन्य नामों का पता लगाइए। तो ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से। तथा जब हिमालय के क्षेत्र में बहती है तो उसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। जब हिमालय के क्षेत्र में बहती है तो उसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। और जब बांग्लादेश में बहती है तो उसे जमुना कहा जाता है। और जब वह गंगा नदी में मिलकर बहती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। कहाँ? मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? गर्मी होती है और शीत ऋतु में ठंड होती है। भारत का मानचित्र देखिए, उन राज्यों के नाम बताइए जहां गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। तो उन राज्यों के नाम बताइए जहां गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। तो गंगा एक हरिद्वार है, फिर कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, यही सब है। ठीक है। तो बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति हैं। जनसंख्या के वितरण में
तो बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें जैसे हैं गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा, गन्ना एवं जूट जैसी नगदी फसलें भी उगाई जाती हैं। हाँ, तो यहाँ पे गन्ना और जूट नगदी फसल हो गया। ठीक है, पूछा जाता है नगदी फसलें कौन से हैं। तो मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान, पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैग्नो वन से घिरा है। डेल्टा क्षेत्र मैग्नो वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैग्नो वन से घिरा हुआ है। मैंग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। उदाहरणतः उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 तथा बिहार का 1102। जूट, बांस एवं सिल्क से बने हस्तशिल्प एकत्रित करें, उन्हें अपनी कक्षा में सजाएं, उन स्थानों का पता लगाएं जहां उनका निर्माण हुआ था। असम में चाय बागान और यहाँ पे धान की कृषि का चित्र में दिखाया गया है, देख लीजिए आप। बेसिन में विविध प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। बेसिन में अन्य प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के। इनमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गेड़ा इम्पोर्टेंट। एक सींग वाला गेड़ा पूछता है, एक सींग वाला गेड़ा कहाँ पाया जाता है? एक सींग वाला गेड़ा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। एक सींग वाला गेड़ा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं।
रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। रोहू, कतला मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। ठीक है। क्या आप जानते हैं वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से न हो। यहाँ पे देखिए वेदिका कृषि का फिगर दिखाया गया है। एक सिंग वाला गेंडा कहाँ होता है? असम में। मगरमच्छ। झील जीविका का साधन। एक केस अध्ययन है। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मोन गांव में रहता है। बिहार के मतवाली मोन गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों को विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरों रविंद्र, किशोर, राजीव तथा अन्य के साथ मौन या चाप झील को साफ किया। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार वेलिनेरिया हाइड्रिला मछलियों का भोजन बनते हैं। वेलिनेरिया हाइड्रिला मछलियों का भोजन बनते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है। वह इस जमीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें बोता है। वह इस जमीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंसे का उपयोग किया जाता है। खेत की जुताई के लिए भैंसे का उपयोग किया जाता है। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। नदी में पकड़ने खाने व बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ हैं जिन्हें पकड़कर वो पास के शहरों में भी बेचते हैं। यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं है। यहाँ पे दिखाया गया है प्रदूषित जल। सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं बुलावे तुझे यारे। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है जिससे नदी प्रदूषित होती है। गंगा नदी के तट पर स्थित वाराणसी शहर बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं गंगा, आप देख सकते हैं बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों में के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित है। इम्पोर्टेंट, हुगली नदी कहाँ पर स्थित है? कोलकाता के किनारे। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित है। एक महत्वपूर्ण पतन है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पतन भी स्थित हैं। पर्यटन, गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है। गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है। इम्पोर्टेंट है, ये देख लीजिए, नमामि गंगे। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल,
इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभयारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजाति संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे से ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभयारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजाति संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। अब हम लोग अभ्यास प्रश्न देखते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उस महाद्वीप के नाम बताएं जो अमेजन बेसिन में स्थित है। तो उस महाद्वीप के नाम बताएं जो अमेजन बेसिन में स्थित है। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप क्या है? दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अमेरिका। हाँ। ख, अमेजन बेसिन के लोग कौन सी फसल उपजाते हैं? तो अमेजन बेसिन के लोग टेपियोका, अनानास, कॉफ़ी, मक्का, कोको, शकरकंद, कसावा और गन्ना को प्रमुख रूप से उपजाते हैं। ठीक है, क्या क्या हुआ? टेपियोका, अनानास, कॉफ़ी, मक्का, कोको, शकरकंद, कसावा और गन्ना को प्रमुख रूप से उपजाते हैं। अमेजन के वर्षावन में कौन सी पक्षी पाए जाते हैं? अमेजन के वर्षावन में कौन से पक्षी पाए जाते हैं? तो अमेजन के वर्षावन में टूकन और गुंजन पक्षी। अमेजन के वर्षावन में कौन से पक्षी पाए जाते हैं? टूकन, टूकन, टूकन और गुंजन पक्षी, गुंजन, गुंजन पक्षी पाए जाते हैं। गंगा नदी के तट पर कौन से प्रमुख शहर स्थित हैं? तो गंगा नदी के तट पर स्थित शहर हैं हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, मुंगेर, भागलपुर, कोलकाता। ठीक है, कितने? हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, मुंगेर, भागलपुर और कोलकाता। एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो एक सींग वाले गैंडे ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब चलिए सही उत्तर चिन्हित कीजिए। 3 है क्या? अरे हाँ 3 है, 3 ऑप्शन। हाँ 3 है। टूकन क्या है? पक्षी है, पशु है, फसलें हैं, क्या है? टूकन एक क्या भी तो बताएंगे ना, पक्षी है। मैनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है? मैनियाक, मैनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है? तो मैनियाक अमेजन का प्रमुख भोजन है। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए। सिंपल, हुगली नदी के। देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं? देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं?
तो शंकुधारी वृक्ष के। देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं? शंकुधारी वृक्ष के। बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? डेल्टा क्षेत्रों में। स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाएं। सूती कपड़े, सूती कपड़े गंगा के मैदान में। मलोका, मलोका ढालू छत, ढालू छत। पिरान्या, पिरान्या मछली है, पिरान्या क्या है? मछली है। और रेशम कीट, रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन। गाचीरंगा असम में। वर्षावन लुप्त हो रहे हैं, कारण बताइए। तो वर्षावन वाले क्षेत्र में कृषि के लिए एवं अन्य मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति ही वर्षावनों की तेजी से कटाई हो रही है, जिससे वर्षावन लुप्त हो रहे हैं। सिंपल। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की कृषि होती है, कारण बताइए। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की कृषि अधिक होने के कई कारण हैं। इन क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है। इस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो धान के लिए उपयुक्त है। इस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो धान के लिए उपयुक्त है। इन क्षेत्रों में सस्ते श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ये आप लोग कर लीजिएगा फ्रेंड। अब समाप्त हुआ, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। दोस्तों, जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।